नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे एसएससी कंबाइंड लेवल जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर कर रहे थे, है ना। पेपर का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। उसमें से सिर्फ जीके जीएस जो होता है 25 क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। और इसके पहले 2025 में जो हुआ है सितंबर महीने, सितंबर अक्टूबर मंथ में, उसका कर रहे थे। उसमें से 2 सेट कर चुके हैं। एक 12 सितंबर में जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है वो, और एक जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ है 12 सितंबर को ही वो। और आज करेंगे 12 सितंबर का ही जो थर्ड शिफ्ट में हुआ है उसका, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड हो चुका है और आज करेंगे शिफ्ट थर्ड के बारे में, है ना। तो आइए सीजीएल 12 सितंबर 2025 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो चुका है उसका शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन रहेगा फुल टू, है ना। तो आइए देखिए, एंजॉय कीजिए, मजा आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को उनके ऐतिहासिक उद्भव के क्रम में व्यवस्थित करें। हाँ, भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है उसको उसके उद्भव के क्रम में उसको अरेंजमेंट करना है कि पहले कौन हुआ था, सबसे पहले कौन आया था, उसका कौन आया है, उसका कौन आया है, मतलब इसको टाइम वाइज इसको करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम, है ना। तो देखो सबसे पहला आया था इसमें से जो ऑप्शन अनुसार उसके अनुसार सबसे पहला आया था भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में कहा जाता है कि भरत मुनि जो है इसके नाट्य शास्त्र की रचना किए थे। भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना किए थे, उसी में इसका जिक्र किया गया था। और ये लगभग 2000 ईस्वी पूर्व पहले इसका उद्भव हो चुका था। तो सबसे पहले आया था यही, उसका उद्भव हुआ था किसका, भरतनाट्यम का। उसके बाद नाम आता है कथक का। उसका नाम आता है किसका, कथक का। ये लगभग माना जाता है कि 400 ईस्वी पूर्व पहले, 400 ईस्वी पूर्व इसका हुआ है उद्भव। उसके बाद नाम आता है किसका, मणिपुरी का। मणिपुरी का नाम आता है, ये लगभग 1500 ईसा पूर्व ईस्वी में आया है। और मोहिनीअट्टम 1700 ईस्वी के आसपास आया है। ठीक है, तो इस तरह से सबको अरेंज कर लेंगे। पहले हो जाएगा भरतनाट्यम, फिर कथक, फिर मणिपुरी और फिर मोहिनीअट्टम। अगर थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करते हैं और आगे, तो इसमें बहुत सारा सवाल पूछते रहता है कि कौन भगवान को समर्पित है ये नाट्य जो है ना। तो देखो सबसे पहले जो था भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो समर्पित है भगवान शिव को। भगवान शिव की चर्चा होती है, भगवान शिव की उपासना होती है, उसके लिए नृत्य किया जाता है। तो आज रखेंगे भरतनाट्यम किनको समर्पित है, तो भगवान शिव को। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर दूसरा में है कथक। तो कथक जो समर्पित है वो है भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को समर्पित है कौन, कथक। और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ मणिपुरी। मणिपुरी समर्पित है कृष्ण और राधा का जो प्रेम प्रसंग जो होता है उनके कहानियों को, उनके कर्तव्यों को उसमें रासलीला के रूप में दिखाया गया। तो ध्यान रखेंगे हो जाएगा मणिपुरी में किससे, कृष्ण और राधा का जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में चर्चा किया गया, जिसको बोलते हैं रासलीला। और चौथा नंबर ऑप्शन में मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ध्यान रखेंगे मोहिनीअट्टम नृत्य हो जाएगा किसको, भगवान विष्णु को समर्पित। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर की छत की शैली अपने वास्तुशिल्प आकार के साथ सही ढंग से मेल खाती है। हाँ, मंदिर के वास्तु शैली जो है उसको आपको अरेंज करना है कि कौन कौन सा मतलब सही है। इसमें से पहला ऑप्शन दिया हुआ है फामसाना। फामसाना जो इसका लिखा हुआ आंसर क्रमिक ढलान के साथ सपाट, नहीं ये नहीं होगा। क्रमिक ढलान के साथ सपाट होता है। इसको ऐसे अगर लिखा हुआ रहता कि सपाट और क्रमिक ढलान। सपाट और क्रमिक ढलान का मतलब होता है कि कुछ अरेंज जो मंदिर रहेगा कुछ इस तरह का रहेगा, है ना। कुछ मंदिर जो कभी देखे होंगे आप इस तरह का रहेगा, इस तरह से रहेगा ऐसा, और फिर कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा दिखेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा इस तरह से, ऐसा ऐसा दिखेगा, फिर रहेगा सपाट, और फिर रहेगा ऐसा ऐसा, और फिर रहेगा सपाट, इस तरह से ऐसे होता है। कभी आप देखे होंगे। तो इस तरह के मंदिर को बोलते हैं फामसाना, इसको बोलते हैं फामसाना शैली। एक ऑप्शन दिया हुआ का वल्लभी। वल्लभी जो होता है, वल्लभी नृत्य मंदिर का जो शैली होता है
उसके ऊपर जैसे मान लो, जैसे कभी आप देखे होंगे रथ के ऊपर होता है एक आवरण ढका हुआ रथ, जिसे कभी देखे होंगे, तो रथ ये हो गया है ना, और इस यहाँ बैठा हुआ तो इसके ऊपर जो है लगा होता है एक डंडा ऐसे करके लगा रहता है ना। तो मंदिर जैसे ऐसा रहता है ना, मंदिर इसके ऊपर लगा हुआ होता है इस तरह के कवर। तो अगर ऐसा कवर होता है तो उसको बोलते हैं वल्लभी शैली के मंदिर। और एक है लैटिना। लैटिना जो होता है, लैटिना भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन लैटिना के ऊपर में लगा हुआ होता है गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर, है ना। कभी देखे होंगे आप, तो लैटिना जो रहेगा ऐसा रहेगा। लैटिना का जो मंदिर होता है कुछ ऐसा होता है ना, इस तरह से रहेगा। और ऊपर में यहाँ पे एक रहेगा इस तरह से गुंबद, ऐसे लेकर रहेगा, है ना। ये हो गया कौन, ये गुंबद। तो ऐसे जब मंदिर है तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लैटिना टाइप रहेगा। ये हो जाएगा फमसाना टाइप, और ये हो जाएगा वल्लभी टाइप। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें जाना था आपको आंसर, तो इसमें जाएगा वल्लभी का सही है, मतलब कि वैगन वॉल्टेड छत, मतलब कि छत जो है वैगन वॉल्टेड है। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि अरुणाचल प्रदेश में तुत्सा जनजाति का पोंगटू त्योहार मुख्य रूप से कृषि समृद्धि के लिए किस देवता की पूजा से संबंधित है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में पोंगटू एक त्योहार होता है जो मनाया जाता है किस भगवान के, मतलब किस भगवान के लिए समर्पित है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक भगवान है रंगखोतक भगवान को समर्पित होता है ये त्यौहार, जिसको बोलते हैं पोंगटू त्यौहार। ध्यान रखेंगे। और ये है क्या, कृषि से संबंधित त्यौहार है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में झपताल चक्र की खाली किस मात्रा पर चिन्हित की जाती है। हाँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो है झपताल जो होता है ना, वो मुख्य रूप से 10 होता है ना। और ये होता है इस क्रम में 2 3 2 3 2 3 2 3 के क्रम में होता है झपताल। उसमें से 2 और 3 हो गया 5। जो छठा क्रम होता है उसमें होता है खाली स्थान। वहाँ पे क्या होता है, लय को थोड़ा सा कम किया जाता है, उसी को बोलते हैं खली, या तो खाली या तो खली को बोलते हैं। तो ये होगा छठे खली में, है ना। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होता है आधिकारिक टूर्नामेंटों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल के लिए विशिष्ट वजन और आकार के मानक क्यों बनाए जाते हैं। हाँ, फुटबॉल का निश्चित आकार होता है, निश्चित उसका वजन होता है। ऐसा क्यों है ना। कभी कोई बोल देगा कोई फुटबॉल जो होता है वॉलीबॉल के जैसा क्यों नहीं होता, उसका आकार अलग अलग क्यों नहीं होता है, बड़ा छोटा क्यों नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ना सभी क्रिकेट जो ग्राउंड होते हैं, है ना, उस पर खेल निष्पक्ष रूप से हो। एक तो खेल होना चाहिए किसे, निष्पक्ष रूप से। और एक समान खेल सुनिश्चित करने के लिए फुटबॉल जो होता है उसको गोल बनाया जाता है, मतलब कि उसका आकार सेम रहता है और वजन भी उसका मानक के अनुसार ही रहता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सभी मैदानों पर निष्पक्षता और एक समान खेल सुनिश्चित करने के लिए फुटबॉल को वो आकार और वो वजन दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कौन सा भारतीय तीरंदाज 2024 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। हाँ, 2024 में पैरालंपिक खास करके जो खेल हुआ था ओलंपिक का, उसमें से जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है हरविंदर सिंह। याद रखेंगे, हरविंदर सिंह जीता था स्वर्ण पदक। हालांकि ये करंट अफेयर है और 24 में हो चुका है, 25 में, हालांकि 25 में हुआ है ना, तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं है। नया करंट अफेयर आएगा तो उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में है 2018 में जो हुआ है एक ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। 18 के ब्रिक्स के विदेश मंत्री की बैठक दे दिया है, बताइए। क्वेश्चन एग्जाम हो रहा है 25 में और करंट अफेयर दे रहा है 18 का, मतलब कि इसमें कुछ विशेष चर्चा हुआ होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे जाता है पीछे वाला उठा के। यहाँ पे क्वेश्चन है 18 ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ था। ये हुआ था प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 8 में है कौन सा हॉट स्टेज पुस्तक के विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आजकल एसएससी खास करके जो सीजीएल का एग्जाम दे रहा है उसमें अब नहीं पूछता है कि इस बुक का राइटर कौन है, नहीं, अब नहीं पूछता है, अब वो इजी हो गया, सब पढ़ लेता है। तो ऐसे इसको टफ करने के लिए क्या किया है, अब पूछता है कि यह बुक जो है किससे संबंधित है, या बुक का कहानी जो है किसके बारे में है। तो सवाल वहीं पे है। यहाँ पे एक बुक है हॉट स्टेज,
ये बोल रहा है कि यह बुक जो है किस विषय पर आधारित है। तो यह बुक जो है एक नाटक का संकलन है जो आधुनिक भारतीय समाज को संबोधित करता है, मतलब कि भारत में आधुनिक समाज में कैसा कैसा स्थिति परिस्थिति है। तो ध्यान रखेंगे हॉट स्टेज बुक जो है आधुनिक भारतीय समाज को वर्णन करता है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानदंड नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा है मौसम का उपयोग किया जाने वाला मानदंड नहीं है ना। जब नहीं है तो मतलब कि इसमें नेगेटिव खोजना है। देखो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की संरचना। मिट्टी की संरचना का वायु मौसम से कोई मतलब नहीं है। मौसम कैसा भी रहेगा उसको मिट्टी की संरचना से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ वायु का तापमान, वायु का तापमान से उसका मौसम में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। दूसरा है वायु के चाल, है ना। वायु के चाल भी घटेगा बढ़ेगा, मतलब कि वायु का चाल घटेगा बढ़ेगा तो मौसम पे प्रभाव पड़ जाएगा। और एक और है आर्द्रता, है ना। आर्द्रता भी घटेगा बढ़ेगा तो मौसम पर प्रभाव पड़ जाएगा। मतलब ये कि वायु का तापमान, वायु के चाल और आर्द्रता इसका मौसम से मतलब है, लेकिन मिट्टी की संरचना का मतलब नहीं है। तो मिट्टी की संरचना हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 क्वेश्चन में है कि 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में कथन पर विचार करना। अच्छा, 61वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप तो ये भी करंट अफेयर है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। इस कार्यक्रम की मेजबानी गुड़गांव में हुआ था, ये भी सही है। और GM कार्तिक वेंकट रमन ने इस खिताब को जीता था, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है। तो दोनों सही है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 पर विद्युत मंत्रालय द्वारा सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई। हाँ, ये भी करंट हालांकि है। इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा शक्ति शुभंकर। सुरक्षा शक्ति शुभंकर को शुरू किया गया था महिला सुरक्षित विद्युत के लिए सुरक्षा फैलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि दिए गए कथन, अच्छा इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन है ना। आगे देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये तो सही बात है कि प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है कौन, छोटा नागपुर। और कारण दिया हुआ है यह दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा प्रवाहित होती है। सही बात है। छोटा नागपुर में 2 प्रमुख नदी बहता है, एगो दामोदर और एगो स्वर्ण रेखा। तो ये दोनों से मतलब कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है, इसका दोनों सही है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको बैस बोला जाता है, BAS, है ना, भारतीय एरोस्पेस स्टेशन होता है, का पहला मॉड्यूल किस वर्ष में लॉन्च होने की उम्मीद है। तो इसरो जताया है कि हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो लगभग 28 के अंदर तक ये लॉन्च हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसको 2028 तक। 14 क्वेश्चन में है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अधात्विक खनिजों की भूमिका को कौन सा कथन सही ढंग से उजागर करता है। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में बोल रहा है अधात्विक खनिज। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है पहले उसको ऑप्शन को बढ़ने से पढ़िए। ऑप्शन को पढ़ के आप कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन 4 को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में अधात्विक खनिज की भूमिका, अधात्विक खनिज की भूमिका को कैसे कैसे हम लोग निगेट करते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है वे गहने उपयुक्त सीमित है। बताइए गहना ज्वेलरी महिलाएं क्यों पहनती है, आकर्षक लगने के लिए। आकर्षक क्यों लगेगा, जब वो दूर से चमकेगा, और दूर से चमकता कौन है, चमकता धातु है। तो धातु के यहाँ पर दिया नहीं, दिया अधातु के बारे में, तो ये तो नहीं हो सकता है, कभी नहीं। एक ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 3 में है वे औद्योगिक अनुप्रयोगों में महत्वहीन है। जब महत्वहीन ही है तो इसका यूज क्या रह जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। और ऑप्शन 2 में है वे मुख्य रूप से मूल्य में सजावटी होते हैं। बता, जब ये चमकेगा नहीं, अच्छा नहीं दिखेगा, आकर्षक नहीं दिखेगा, तो सजावटी में कहाँ काम आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वे सीमेंट, कांच और उर्वरक उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, जो अधातु होते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाएगा, सीमेंट बनाने में, कांच बनाने में, उद्योग में, है ना, इस सब में उसका प्रयोग होता है, उर्वरक उद्योग में खास करके। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट, कांच और उर्वरक उद्योग में। 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि संविधान के अनुसार भारतीय आपातकाल की घोषणा को
संसद द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? हाँ, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीना। अगर कहीं पे आपातकाल लगा है तो उसको 1 महीना के भीतर अनुमोदित करना जरूरी है। अगर अनुमोदित नहीं करेगा तो आपातकाल अपने आप हट जाएगा, हालांकि अनुमोदित कर देता है ना? हाँ, इसी को बढ़ा करके अगले 1 महीने के लिए फिर कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे ये। और राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पे लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल जहाँ कहीं पे उपद्रव होता है, अशांति फैलता है, तो वहाँ पे लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना? देखिए, भारत में आपातकाल लगता है 3 टाइप से। एक होता है आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 जो है उसमें लगता है राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 360 में लगता है वित्तीय आपात और आर्टिकल 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन। तो तीनों रखना, 352, 360, 356, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है, अच्छा फिर आ गया स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन, कथन कारण वाला। इसमें अभी कथन में दे रहा है कि PSLV को इसरो के वर्क हॉर्स वाहन के रूप में जाना जाता है। सही बात है, PSLV को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना? इसको बोलते हैं PSLV। और ये जो है PSLV जो है हमारे इसरो जो है बहुत बड़े बड़े उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या? वर्क हॉर्स वाहन। ये सही है। और दूसरा है, यह लगातार सफलता के साथ विभिन्न कक्षाओं में कई आकारों के उपग्रहों को लॉन्च कर सकता है। सही बात है, PSLV जो होता है बहुत भारी भारी उपग्रह को एक ही बार में कई सारे उपग्रह को स्थापित कर सकता है कक्षा में। तो दोनों सही है, इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है ना? और व्याख्या भी सही करता है, क्योंकि एक साथ लॉन्च करता है, के साथ को, तो इसको बोलते हैं वर्क हॉर्स वाहन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया? हाँ, ये क्वेश्चन जब शुरू हुआ था तो बहुत फेमस था और ये आज तक चल रहा है और ये आगे तक भी चलते रहेगा, ध्यान रखेंगे, है ना? देखिए, एक है आर्टिकल 333 और एक है आर्टिकल 331, 331 और 333, 331 और 333। 331 और 333 में कहा गया है कि राज्यसभा और लोकसभा, क्या बोले, विधानसभा और लोकसभा, सॉरी, विधानसभा और लोकसभा में जो होता था पहले एंग्लो इंडियन, मतलब कि इसको चुनते थे राष्ट्रपति अपने आप से, है ना? वो एंग्लो इंडियन को अब क्या किया गया है? हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, कि मतलब कि अब या तो लोकसभा या विधानसभा में एंग्लो इंडियन नहीं रहेगा, सीधे सीधे बात। और ये कहा गया है कहाँ पे? ये संशोधन किया गया है संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे अच्छे से। एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है संविधान संशोधन 101वां। 101वां बहुत फेमस है। संविधान संशोधन 101वां में कहा गया है, बताया गया इसके बारे में, GST के बारे में। GST जो लाया गया 2017 में 16 संशोधन के अनुसार ये लाया गया संविधान संशोधन 101वां में, याद रखेंगे, है ना? एक बार संशोधन कब हुआ है? 2016 में लागू किया गया था GST, 17 में, तो GST लाया गया 17 में, 101वां संविधान संशोधन के तहत। एक ऑप्शन दिया हुआ 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, बहुत फेमस क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। 86वां संविधान संशोधन हुआ कहाँ पे? 2002 में। और इसके तहत जोड़ा गया संविधान में आर्टिकल 21 के 1, आर्टिकल 21 के 1 जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा, ये बच्चों का अधिकार है ना? तो जोड़ा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे, 86वां। और एक ऑप्शन दिया हुआ है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन बहुत इसमें चर्चा जोड़ा गया है, इसको बोला गया है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, है ना? 1976 में। इसमें कहा गया है, अच्छा, इस संविधान संशोधन को कहा गया है क्या? मिनी संविधान, क्योंकि ना इसमें अधिकांश, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया। इसमें कहा जाता है कि लगभग पूरा कन्फर्म है 52 गो आर्टिकल में किया गया है संशोधन, ठीक है? और कुछ नए आर्टिकल को इसमें शामिल किया गया है और 2 को भाग शामिल किया गया है ना? उसमें जो प्रमुख है आर्टिकल 4 के का, मतलब 4 के ए बोल सकते हैं, जोड़ा गया है। इसी 4 के का में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 4 के का में, याद रखेंगे, ये 42वां संविधान संशोधन का ही बात है।
और 42वें संविधान संशोधन के आर्टिकल 31 के सी, मतलब कि आर्टिकल 31 के ग में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। याद रखेंगे 31 के ग में कहा गया है, इसी आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन में ही। इसी में 3 आर्टिकल याद रखेंगे अच्छे से 42वें संविधान संशोधन का, एक 74, एक 39 के का, एक 43 के का और एक 48 के का। तीनों बारे में बोल देते हैं, चारों बारे में क्या होता है। देखो आर्टिकल 39 के का में कहा गया कि समान नागरिक संहिता समान सभी लोगों के लिए समान और निःशुल्क विधिक सहायता, सभी लोगों के लिए समान और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया है। कहाँ पे? 39 के का में, जिसको आप बोल सकते हैं तत्व में शामिल किया गया है। एक है 43 के 1, इसमें कहा गया है कि कामगारों का उद्योग प्रबंधन में भागीदारी, ये जोड़ा गया है कहाँ पे? 43 के का में। और एक है 48 के का में, उसमें जोड़ा गया है वन, पर्यावरण और वन प्राणी, ये सब का संरक्षण करेगा राज्य, ये कहा गया है आर्टिकल 48 के 1 में। इसके अलावा 74 में एक संविधान संशोधन किया गया इसी 42वां में, उसमें कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कर दिया गया 6 वर्ष, जो अभी तक पड़ता है 5 वर्ष, तो इसको कर दिया गया था उसमें 6 वर्ष। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, मतलब कि मौर्य सरकार के राज्य में, तब उसको फिर से 5 वर्ष ही कर दिया गया। ये तो बात यहाँ से याद रखेंगे। तो ऐसा बहुत सारा संविधान संशोधन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन के, तो इसमें 3 गो मूल शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में, है ना। कौन कौन जोड़ा गया? तो एक याद रखेंगे समाजवाद, एक अखंडता और एक पंथ निरपेक्ष। समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया कहाँ पे? संविधान के प्रस्तावना में, है ना। इसके अलावा यहाँ से बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है इसमें से 42वें संविधान संशोधन से ही, क्या इसमें बनता है कि किस किस चीज़ों को, कौन कौन से शब्दों को या किस किस चीज़ों को संविधान में ला दिया गया है समवर्ती सूची में। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें बार-बार सवाल बनता रहता है, सुनिएगा अच्छे से। एक याद रखेंगे शिक्षा, एक याद रखेंगे वन और एक याद रखेंगे वन जीव। शिक्षा, वन, वन जीव। जनसंख्या और जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल के बाट जो होता है वो, है ना। और हाँ ये सब ला दिया गया है समवर्ती सूची में, है ना। तो इस सब को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बार बार हर बार सवाल बनते रहता है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, है ना। और क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको BNSS के तहत शुरू किए गए किस सुधार में साक्ष्य संग्रह में पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है? हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किस पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है? तो इसमें रहेगा वीडियो रिकॉर्डेड इकबालिया बयान। वीडियो रिकॉर्डेड इकबालिया बयान को, इसको जो है ना साक्ष्य संग्रह के रूप में पारदर्शिता लाने पर ध्यान किया गया है कि कहीं किसी गलत तरीके से वीडियो शामिल ना किया। जैसे हमको कोई दबाव वीडियो पर मतलब इकबाल करार करवा ले कि हम कोई अपराध किए हैं और वहाँ पे जाके बाद में फिर मुकर जाए जज के सामने, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए इसको साक्ष्य के रूप में थोड़ा सा जोर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि गगनयान मिशन के बारे में कौन कथन सही है ना। तो गगनयान के बारे में सही है कि भारत का यह पहला जो है मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है ना, ध्यान रखेंगे इसको, गगनयान। और 20वें क्वेश्चन में है कि किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इसके लिए आप एक बार रखिएगा ट्रिक याद, है ना। ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय के बारे में जब भी आएगा तो इससे संबंधित एक ट्रिक याद रखेंगे, है ना। याद रखना भाई कि राजा के आत्मा जो था ना वो वेदांत ब्रह्मा में था। राजा के आत्मा था वेदांत ब्रह्मा में, इसको याद रखना, है ना। ये था क्या ट्रिक रहेगा? राजा के आत्मा, राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, इसको याद रखेंगे, है ना। राजा से हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा से हो जाएगा क्या? राजा राम मोहन राय। ये जो कौन किस किस चीज के स्थापना किए हैं उसको चर्चा रहेगा इस ट्रिक में। आत्मा से हो जाएगा आत्मीय सभा। आत्मा से याद रखेंगे
आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किए थे यही राजा राम मोहन राय। वेदांत से रखेंगे वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। और एक ब्रह्मा से याद रखेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे कौन? राजा राम मोहन राय। अगर पूछेगा ईस्वी सन तो उसको याद रखना है। आत्मीय सभा बना था 1815 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज बना था 1825 ईस्वी में, और ब्रह्म समाज बना था 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। तो ये सब तीनों डेट याद रखेंगे, कौन कौन काम किया किए हैं वो भी याद रखेंगे। अगर बात करते हैं थोड़ा सा आगे इसके बारे में, तो राजा राम मोहन राय ही 1829 में, याद रखेंगे डेट, 1829 ईस्वी में भारत से सती प्रथा का अंत किए थे, याद रखेंगे इज्जत से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से, जो बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 ईस्वी में समाज किए थे। इसमें याद रखेंगे एक धारा 17 के तहत, है ना, ये भी सवाल पूछता है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावे ऑप्शन में क्या था, और एक ऑप्शन क्या था, एक सेकेंड ऑप्शन मिल जाए थोड़ा सा, इसीलिए हमारा देखना पड़ता है क्वेश्चन की क्या क्या है ना। हाँ, एक ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है, ये जो केशव चंद्र सेन है ना, अगर आप रखिएगा, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में जुड़ गए थे 1856 के आसपास, 57 में, है ना। लेकिन बाद में इनको इसमें कुछ दोष नजर आया ब्रह्म समाज में, तब इन्होंने एक अलग स्थापना किए जिसको नाम दिया गया भारतीय ब्रह्म समाज। तो अगर क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, तो याद रखेंगे केशव चंद्र सेन, है ना, याद रखेंगे। एक ऑप्शन दिया हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है स्थापना किए हैं 1875 में, किसका स्थापना किए थे, प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज की स्थापना करेंगे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, सॉरी आर्य समाज के, आर्य समाज, है ना। और एक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत में बहुत फेमस काम किए, और यह क्या किए, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, विधवा पुनर्विवाह को फिर से सुचारू करने के लिए ये समझौता किए थे। किसके साथ पता है? लॉर्ड डलहौजी के साथ 1856 ईस्वी में। तो ये सवाल रखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में इन्हीं का योगदान था। तो ऐसे ऐसे बड़े महान आत्मा हुए हैं भारत के इतिहास में, जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, तब अभी हम लोग अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कौन सा पहाड़ी दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? सही बात है, सिक्किम से तिब्बत को जोड़ रहा है, मतलब कि सिक्किम में दर्रा होगा, तो सिक्किम में 3 दर्रा है। आज रखेंगे सिक्किम के दर्रा का नाम, सिक्किम में 3 दर्रा है, और उसको आज रखेंगे ट्रिक से, है ना। आज रखेंगे कैसे? अच्छा, इस ट्रिक को यहाँ पे लिख लेंगे, कहीं पे बड़े काम देने वाला है, क्योंकि हर बार पूछता रहता है ये सब, है ना। सिक्किम में ट्रिक है दर्रा का, जिसको बोला जाता है नाक जल गया, है ना। सिक्किम रखेंगे, सिक्किम में नाक जल गया, ये सिक्किम का दर्रा का नाम है। ये हो जाएगा क्या? सिक्किम के दर्रा, है ना। नाक से हो जाएगा नाथुला, नाक से हो जाएगा क्या? नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। जल से हो जाएगा जयलेपला, जयलेपला दर्रा भी कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है। और गैस याद रखना, गैस याद रखेंगे गोकुला दर्रा या गोचुला, कहीं कहीं पे लिखा है गोकुला दर्रा या गोचुला दर्रा, ये भी कहाँ पे है? तो सिक्किम में। तो तीनों दर्रा हो जाएगा कहाँ पे? सिक्किम में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ नाथुला, तो नाथुला आंसर हो जाएगा। बाकी एक ऑप्शन दिया हुआ रोहतांग, तो रोहतांग तो यहाँ पे सिक्किम में है ही नहीं, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ये नहीं होगा। एक खारदुंगला है, खारदुंगला है आपको लद्दाख में, तो ये भी नहीं होगा। और एक है शिपकिला, शिपकिला भी है आपको कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ही, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो बाकी सब हिमाचल प्रदेश का और लद्दाख का था, बाकी बच गए हैं नाथुला, तो सिक्किम में रहेगा। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे दिया जाता है? हाँ देखिए, जिस भी देश के समुद्र का जौन सा भी बीच, जिस भी देश का जौन सा भी समुद्र का बीच या समुद्र का मतलब कि इलाका जहाँ पे होता है, समुद्र तट होता है,
अगर वह पर्यावरण के सभी मानकों को फॉलो कर रहा है तब उस बीज को दिया जाता है ब्लू फ्लैगन प्रमाण पत्र, है ना, कि ये जो है करेक्ट है, सही है। तो अच्छा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि किसको दिया जाता है, तो पर्यावरण के अनुकूल समुद्र तट, जो पर्यावरण के अनुकूल रहेगा उस तट को दिया जाता है ब्लू फ्लैग, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में है नीचे, अच्छा कथन कारण वाला है ना। कथन में दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है, करेक्ट बात है। आर्टिकल 85 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है पहले ही, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, ये भी सही बात है। राष्ट्रपति काम करेगा कब, जब प्रधानमंत्री या उसके जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह पर काम करता है, तो दोनों याद रखेंगे। और ये कहा गया है कहाँ पे, आर्टिकल 74 में, 74 में 1 में कहा गया है, 74 के 1 में कहा गया है क्या, यही बात याद रखेंगे। अगर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बात और थोड़ा सा हम ऐड कर सकें तो कर देते जल्दी जल्दी से। राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है आर्टिकल 52 में, हालांकि राष्ट्रपति में बहुत सारे आर्टिकल है ना, कुछ कुछ कर देते हैं। राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है कहाँ पे, आर्टिकल 52 में किया गया है। और आर्टिकल 53 में बहुत बढ़िया बात कहा गया है, और सवाल पूछते रहता है यहाँ से। आर्टिकल 53 में कहा गया है ना कि राष्ट्रपति जो है भारत के जितने भी विदेशी साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे, वो सब का सब होता है राष्ट्रपति के नाम से ही। और आप पढ़ते होंगे कि भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है, भारत की सर्वोच्च सेना का सर्वा कौन है, तो राष्ट्रपति हो, ये कहा गया है कहाँ पे, आर्टिकल 53 में ही कहा गया है। आर्टिकल 53 में कहा गया, 53 में कहा गया है। इसके अलावा रखेंगे आर्टिकल 61 में कहा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात किया गया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। और आर्टिकल 143 मतलब कि 143 में सुप्रीम कोर्ट से मतलब कि सलाह या परामर्श ले सकते हैं, है ना। और 123 में लाया गया अध्यादेश के बारे में चर्चा किया गया, राष्ट्रपति पर अध्यादेश। तो ये सब कुछ बहुत फेमस क्वेश्चन था, जहाँ से बार बार सवाल पूछते रहता है, आप ध्यान रखेंगे। ऐसे राष्ट्रपति का शपथ 60 में है ना, इस तरह से रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अच्छा यही सब था ना, हाँ यही सब था। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, पुस्तक के लेखक कौन है। एक्सपेरिमेंट ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट किया है कौन, महात्मा गांधी ही लिखे हैं बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। टैगोर का बुक का एक नाम आ सकते हैं गीतांजलि का, जिसमें मिला था उसको भारत रत्न साहित्य पुरस्कार मिला था, नोबेल का साहित्य पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू का बुक आ सकते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो बहुत फेमस है। और एक आता है सरोजिनी नाइटिंगेल को, इसका बुक फेमस बुक नहीं है, हालांकि इसको बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये सब फेमस कोई बुक नहीं है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। भारत का अनुच्छेद चुनाव आयोग, हाँ चुनाव आयोग से संबंधित है कौन, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव के बारे में बात किया गया है, याद रखेंगे, है ना। तो 324 हो जाएगा क्या, चुनाव आयोग से संबंधित। 326 जो है उसमें बोला गया है वयस्क मताधिकार के बारे में, कि जो भी 18 वर्ष के ऊपर का आदमी हो गया, वयस्क हो गया है, वो मतदान कर सकता है, और ये उसका कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं बोल रहे, कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 312 में कहा गया है अखिल भारतीय सेवा के बारे में बोला गया, अखिल भारतीय सेवा के बारे में